नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज फिर हम आपके लिए एक DT+B का पेपर सीरीज़ में पेपर 2 लेकर आए हैं दोस्तों। डोमेस्टिक साइंस का जो पोस्ट कोड है 165/12 और 67/10 के लिए। चलिए तो अब इस सीरीज़ को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन 1 इस प्रकार है दोस्तों, द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 220 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज, कि वह छोटा नंबर बताएं जो 220 में ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर आपको आउटपुट में दे। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जब किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो जो आउटपुट आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों। जैसे 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9। जैसे 4 × 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। जैसे 15 × 15 बराबर होता है 15 का स्क्वायर 225। तो ये जो 225 है, ये जो 16 है, ये जो 9 है, ये सभी आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। 225 किसका है? 15 का। और इसी क्रम में आपने आगे भी बहुत सारे स्क्वायर याद किए होंगे, चाहे टीचर्स के डंडे से किए होंगे आपने या फिर माता पिता के डर से। चलिए अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमें पूछा गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना होगा। 220 में क्या ऐड करना होगा, छोटे से छोटा। तो एक तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 220 + 1 21, 221। किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता। और हमें यहाँ दिख भी रहा है दोस्तों कि जो 225 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और ठीक इससे बड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इसमें क्या ऐड किया होगा? 5 ऐड किया होगा। इसमें 5 को चिपकाया होगा जो इस नंबर को 225 बना देगा। इसका मतलब सही उत्तर इस सवाल का 5 है। एक तो ये तरीका है दोस्तों इस सवाल को करने का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आप से पूछा गया कि भाई 220 में क्या ऐड करें कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 2 तरह से सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि 220 में क्या जोड़े, मतलब किसी नंबर में क्या जोड़े परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किसी नंबर में से क्या घटाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर रह जाए। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे सवालों में आखिरी 2 डिजिट से आपको पेयर बनाने स्टार्ट करने होंगे। आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो 2 डिजिट के आप पेयर बनाते चलेंगे, जो रह जाएगा उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आपको देखना कि यहाँ सबसे पहला जो पेयर होगा, यहाँ तक सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आता है। तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरह से आप आगे याद रखे होंगे। तो यहाँ तक सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आएगा? 1 का। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ये कितना आ गया? 20। पूरा पेयर ही नीचे उतार कर लाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, इस नंबर का डबल हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए क्या आगे पेयर उतारने के लिए कोई हमारे पास है? नहीं है। तो जब पेयर हमारे पास ना हो आगे लेने के लिए, तो हमें यहाँ इस स्टेज पर आकर क्या सोचना होगा कि अगर ऐड करने की बात हुई ही है, ऐड करने की बात हुई है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसा नंबर लिया जाए कि मल्टीप्लाई करने पर इससे ठीक बड़ा है। अगर ऐड करने की बात है तो हम सोचेंगे इससे ठीक बड़ा नंबर यहाँ लिखने की, और अगर घटाने की बात होगी तो हम सोचेंगे इससे ठीक छोटा नंबर यहाँ से लिखने की। तो जोड़ने की बात देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ दोस्तों, 4, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये रूल पता ही होगा, जितना नंबर यहाँ लेते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ये तो इससे छोटा आ गया, क्योंकि मुझे जोड़ना है तो मुझे छोटा नहीं, इससे ठीक बड़ा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 ना लेकर 5 लेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 125। तो 5 से क्या है, तो यहीं पर जितना नंबर यहाँ लेंगे उतना ही नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 125 आ गया। तो जब आप इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 में से 125 निकालेंगे तो ये -5 आ जाएगा। अब आप खुद बताएं, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब शेष 0 बचे। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए। आप कहेंगे सर 5 जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या है? 5। हमें जोड़ने के लिए ही पूछा गया था, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों, आपको बस क्या करना है, अगर कभी भी जोड़ने की बात है तो आप इससे ठीक बड़ा नंबर सोचें और इनका गैप बताकर आंसर बता दें। अगर घटाने की बात है तो इससे ठीक छोटा सोचें। जैसे अगर 120 है और अगर यहाँ पर घटाने की बात की होती तो मैं कहता सर 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आ जाएगा।
तो ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 24। तो सवाल का उत्तर फिर 24 होता। अगर जोड़ने की बात है तो सवाल का उत्तर 5 होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही काम 15 दिन में करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज फॉर वर्क। तो काम को करने के लिए उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या रहा होगा। तो हमें अब काम का तो पता नहीं उन्होंने क्या काम किया था, क्या क्या काम उनको मिला था करने के लिए, तो हमें कुछ मानना होगा। अब मानना जो होगा वो किस प्रकार मानेंगे, भाई ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब मेरे पास काम है ही नहीं, तो मैं ऐसा काम मान लेता हूँ जो ए के भी टाइम से भाग हो जाए और बी के भी टाइम से भाग हो जाए, क्योंकि इसने वही काम किया है 10 दिन में जो बी ने 15 दिन में किया है। तो मैं मान लेता हूँ जो 10 से कटे और 15 से भी कटे वो नंबर क्या होगा 30, कि इनसे हमें कितने बॉक्स बनवाने हैं दोस्तों, 30 बॉक्स बनवाने हैं। तो 30 बॉक्स ये 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, तो आप कहेंगे 30 को 10 से भाग लगा दो कितना 3। कैसे आएगा, 30 को 10 से भाग लगा दो कितना 3। तो ये एक की एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों, एक की क्षमता। और एक की क्षमता मतलब वन डे वर्क, एक का वन डे वर्क या फिर एक की कैपेसिटी, एक ही बात है। तो बी की क्षमता कितनी आएगी, सॉरी 30 से 15 से भाग जाएगा कितना 2 बार। तो ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो होगा वो कितना होगा 3-2 होगा। इसी सवाल का, ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ए और बी किसी काम को करने में 10 दिन व 15 दिन लेते हैं, तो इनकी कैपेसिटी या इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो ठीक इसका उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि जो कम टाइम लेता है वो काम ज़्यादा करता होगा और जो टाइम ज़्यादा लेता है वो काम कम करता होगा पर डे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो इनवर्स रेशियो में होता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं होता। तो इसका क्या होगा, अगर टाइम का रेशियो 2-3 है दोस्तों तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। मतलब ये 2 है तो इसका उल्टा 1/2 होगा, ये 3 है तो इसका उल्टा 1/3 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3-2। ये इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। तो क्वेश्चन 3 इस प्रकार है दोस्तों कि व्हाट विल बी 30% ऑफ ए नंबर हुज 90% इज 54। मतलब उस संख्या का 30% बताएं जिसका 90% 54 है। उस नंबर का 90% 54 है तो 30% कितना होगा दोस्तों, इसको 3 से भाग करने पर 30 आता है, तो इसको 3 से भाग करने पर क्या आएगा दोस्तों, तो 54 को 3 से भाग लगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आपको अक्सर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये पहले के आए हुए एग्ज़ाम है और उसके बाद जैसे मैंने आपको 2017 वाला पोस्ट कोड का भी आपको एग्ज़ाम कराया है, इसके बाद जो अब आप आगे पेपर सीरीज़ देखेंगे तो उसमें इनसे कुछ ना कुछ कठिन और मॉडरेट सवाल आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, अ टॉय वॉज सोल्ड एट गेन ऑफ 12%। एक खिलौने को 12% लाभ पर बेचा जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹33 मोर, यदि इसे 33 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 14%। तो जो प्रॉफिट है वो 14% होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज, तो उस खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपको बतानी। तो आप मुझे बताएं पहले प्रॉफिट कितना होता था दोस्तों 12%, अब कितना होता है 14%। क्यों होता है भाई, क्या वजह है कि जो प्रॉफिट है वो 12 से 14% बढ़ गया, मतलब कुल मिलाकर 2% बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर 33 रुपये बढ़ाए हैं, कितने रुपए बढ़ाए हैं 33 रुपये। अगर उसे 33 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता, अब ज़्यादा पर बेचा जाता तो वो प्रॉफिट ही तो होता है, कम पर बेचा जाता तो कम प्रॉफिट मिलता, ज़्यादा पर बेचा जाएगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 33 रुपये उसने बढ़ाए, अगर ये नहीं बढ़ाए होते तो क्या ये 2% प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलता, नहीं मिलता। इसका मतलब ये 2% बराबर होगा किसके 33 रुपीज़ के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई 200% जो होगा वो कितना होगा 3300 रुपये, और अगर 100% हम बताएं तो 100% इसका आधा हो जाएगा 1650 रुपये। यही इस सवाल का उत्तर है, 1650 इज द करेक्ट आंसर। 100% आप कहेंगे सर 2% प्रॉफिट था ये, तो
2% प्रॉफिट इतना है तो 100% प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों 100% प्रॉफिट का मतलब ही कॉस्ट प्राइस होता है, या 100% लॉस का मतलब ही कॉस्ट प्राइस होता है ना। 100% डिस्काउंट आपका मार्केट प्राइस होगा, 100% इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई 100 रुपये का सामान आप खरीद कर लाते हैं और 100% प्रॉफिट पर बेचते हैं, प्रॉफिट भी कितना आपका 100%, तो 100% जब इस पर लेंगे तो 100 पर 100 ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने में बिकेगा, 200 रुपये में बिकेगा। तो आप बताएं, प्रॉफिट 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपये है। जैसे 20 है तो 20 पर अगर आप 100% प्रॉफिट लेंगे तो 20 का 100% क्या होगा, 20 ही होगा। आपका बिकेगा कितने में, 40 में। तो आप मुझे बताइए ना कि भाई 20 था सीपी और 100% प्रॉफिट कितना है, 20 है। तो मैं कह सकता हूं जो 100% प्रॉफिट या 100% लॉस होता है वही आपका सीपी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है दोस्तों, अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री। एक रेलगाड़ी है जो एक पेड़ को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है बाय द रेलवे लाइन के साथ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर यूनिट। कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या होगी, आपको यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो हमें क्या क्या मिला है दोस्तों, एक तो ट्रेन की लंबाई हमें मिली है, कितनी लंबाई है 75 मीटर है, और कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 75। जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की जो लेंथ है वो 0 होती है या नील के बराबर ही मानी जाती है, जैसे एक पेड़ हो गया है ना, एक लैंप पोस्ट हो गया, एक व्यक्ति हो गया, तो ऐसे केसों में जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसे ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं। और इसको और अच्छे से हम जब हम चैप्टर करेंगे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो 75 मीटर जो भी लंबाई होगी ट्रेन की वही हम दूरी मान लेंगे, और 20 सेकंड का समय लेती है दोस्तों 20 सेकंड। तो आप देख पाएंगे कि जो ये स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कभी भी मीटर पर सेकंड यूनिट से आपको किलोमीटर पर आवर अगर बनाना है दोस्तों, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आपको बड़ी यूनिट बनानी है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, और अगर आपको छोटी यूनिट बनानी है तो छोटा नंबर आएगा। अभी आप इतना ही ध्यान रहे। इसको काट लेंगे तो काटने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो 13.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अशोक बोरोज ₹30,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड लैंड्स इट टू भास्कर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कि जो अशोक है वो 5% साधारण ब्याज की दर पर 30,000 रुपये उधार लेता है और भास्कर को कंपाउंड इंटरेस्ट पर वही पैसा 5% पर उधार देता है। इफ बोथ ऑफ देम रीपे द लोन आफ्टर 2 ईयर्स, यदि दोनों को ही यह अपना ऋण 2 साल बाद चुकाना हो, देन अशोक प्रॉफिट इज व्हाट। तो अशोक का जो लाभ होगा वो क्या होगा। देखिए दोनों की रकम सेम है, दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम है, दोनों की रेट सेम है, बस फ़र्क ये है कि एक को सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज देना है और एक को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज देना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक 30,000 रुपये, ये जो 30,000 रुपये है ये 2 साल के लिए, दोनों को 2 ही साल के लिए रखना है। कितनी रेट पर ब्याज देना है, 5%। तो 30,000 पर 5% के हिसाब से पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर 1,500 रुपये होगा। 10% 3,000, तो 5% 1,500 रुपये होगा। अब अगले साल जाएंगे तो फिर से 30,000 का 5% ब्याज लेंगे तो 1,500 रुपये मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात होती है दोस्तों, तो सिर्फ प्रिंसिपल का ब्याज, अगले साल प्रिंसिपल का ब्याज, अगले साल प्रिंसिपल का ब्याज, अगले साल प्रिंसिपल का ब्याज, ये सभी आपके सिंपल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है दोस्तों, तो इस रकम पर पहले साल लिया गया ब्याज और इसके पिछले ब्याजों पर ब्याज, अब पिछले साल तो कोई ब्याज मिला नहीं होगा, आगे आएंगे, तो इस रकम पर इस साल का ब्याज और पिछला जो ब्याज मिला है इसका भी 5% हम ब्याज लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 75।
तो आप कहेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज देना पड़ेगा वो भास्कर को देना पड़ेगा। तो भास्कर को कितना ब्याज देना पड़ेगा? ये सारा ब्याज देना पड़ेगा, ये सारा ब्याज भास्कर को देना है। और अशोक को ब्याज कितना देना है? सिर्फ इतना ब्याज देना, सिंपल इंटरेस्ट देना है। भास्कर को इतना देना कंपाउंड इंटरेस्ट, अशोक को इतना देना सिंपल इंटरेस्ट। तो अशोक को फायदा क्या होगा? भास्कर किसको ब्याज देगा? अशोक को। तो अशोक को इतना ब्याज मिलेगा, जिसमें से इतना ब्याज ये जिससे उधार लेकर आया था उसको दे देगा। तो फायदा कितना होगा? 75 का। यही सवाल का उत्तर है, यही आपका आंसर है, ₹75। अब ये इस तरह से भी निकाला जा सकता है। देखिए ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल पर क्या मिली है दोस्तों? आपको रेट। ये क्या मिली है आपको? रेट। प्रिंसिपल है, ये आपको रेट, और ये रेट। फिर यहाँ पर जो आएगा, फिर इसी का फिर से एक बार R% आप निकाल के देंगे और ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रिंसिपल है उसका R% का R% ही आपका आंसर होगा। तो प्रिंसिपल है 30,000 रुपये, रेट 5%, फिर से एक बार 5%, और ये काट देंगे, 4 0 से 4 0 निकल जाएगी, 25 3 75। ये सवाल का सही उत्तर। आप इस तरह से भी सवाल को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चल। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है दोस्तों, अ ट्रेडर मार्क्स ऑन हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो ट्रेडर है वो अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य रख देता है, एंड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। और जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस पर 20% डिस्काउंट पर उस वस्तु को फिर बेचता है। तो फाइंड हिज गेन परसेंट। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? अक्सर दुकानदार यही करते हैं दोस्तों, पहले तो उस वस्तु की कीमत को बढ़ाकर रख देते हैं, फिर उस पर थोड़ा डिस्काउंट दिखाकर हमें ऐसा दिखाते हैं कि हमने आपको कितना भारी डिस्काउंट दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए इस सवाल को डील करते हैं। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है हम मान लेते हैं नहीं गिवन है तो 100 है, तो 40% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एमपी पर, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। तो 140 पर अगर कोई 20% डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट है दोस्तों आपका, तो 140 का 20% कितना हो गया? 28 रुपये। 10% 14, तो 20% 28 होगा। तो 28 के डिस्काउंट पर बेचेगा तो 112 में बेचेगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस। तो 100 के सामान को अगर कोई 112 में बेचना चाहता है तो इसका मतलब 12 उसका प्रॉफिट होगा, और 100 पर जो है वही परसेंट होता है, तो इसका मतलब 12% इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। मैंने कहा जब भी कोई चीज़ आप परसेंट में बताते हैं तो वो 100 पर ही होती है, तो 100 पर ही 12 का लाभ है, तो वही परसेंट है। अदरवाइज आप ऐसे करेंगे 12 और सीपी कितना है? 100 इंटू 100, और ये कट जाएगा। इस बात का कोई मतलब नहीं है। जब है ही 100 पर तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। अगर 100 के अलावा कोई आपकी वैल्यू है तो आप 100 से कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन 8 इस प्रकार है दोस्तों कि HCF ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9 क्या होगा? मतलब इसका और इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर मान लो कुछ आपको नंबर गिवन है और आपको इनका HCF बताना है, तो HCF क्या होता है, या HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ऐसा नंबर मुझे बताना है जो गिवन नंबर को, जो A को, जो B को, जो C को, और भी अगर गिवन है उन सब को, इन सभी नंबर को डिवाइड करे। एक ऐसा बड़े से बड़ा, हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर मुझे बताना है जो A को भी डिवाइड करे, B को भी डिवाइड करे और C को भी डिवाइड करे। और LCM क्या होता है दोस्तों? LCM होता है जो गिवन नंबर से A से भी डिवाइड हो, B से भी डिवाइड हो, C से भी डिवाइड हो, जो A से भी डिवाइड हो, B से भी डिवाइड हो, C से भी डिवाइड हो, इन सभी से डिवाइड होने वाला नंबर बताना। तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें बताना छोटे से छोटा, जो A से भी कटे, B से भी कटे, C से भी कटे, है ना। जैसे 5 और 10 है, तो 5 और 10 से कटने वाला नंबर कौन है? 10 है, तो 10 ही इसका एलसीएम होगा। करता तो 20 भी है दोनों से, लेकिन मैंने कहा छोटे से छोटा, तो एलसीएम 10 होगा और HCF क्या होगा? 5 होगा। काटता तो इनको 1 भी है, 1 भी इसको काटता है, 1 भी इसको काटता है, 5 भी इसको काटता है, 5 भी इसको काटता है, लेकिन मुझे बताना बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा नंबर 5 ही है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये HCF हो गया, ये इनका LCM हो गया। और यहाँ से आपको एक बात और जाननी होगी, अगर मान लो कभी A/B, C/D और E/F
अगर मान लो आपको इनका क्या निकालना है, HCF। अगर आपको फ्रैक्शन गिवन हो, यहाँ पर डेसिमल गिवन है दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ अगर फ्रैक्शन आपको गिवन हो और उनका HCF आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनको कहते हैं न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर अंश, तो आपको इनका क्या लेना होगा, HCF लेना होगा। और जो आपके निचले वाले नंबर होते हैं जिनको हम डिनोमिनेटर कहते हैं हर, आपको इनका LCM लेना होगा। और अगर LCM पूछा जाएगा तो आप ऊपर LCM लेंगे और नीचे HCF लेंगे, न्यूमरेटर का LCM, नीचे डिनोमिनेटर का HCF। फिर से बता देता हूँ, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, आप इनके न्यूमरेटर का अगर HCF पूछा गया है तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM लेंगे, और अगर LCM पूछा गया है तो आप न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि HCF पूछा है तो ऊपर HCF लेंगे, नीचे LCM, और अगर LCM पूछा गया है तो ऊपर LCM लेंगे, नीचे HCF। दैट्स इट। चलिए अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। अब आप इस बात से तो ये तो समझ गए सर, अगर डेसिमल दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और फ्रैक्शन बना लेंगे। तो ये आ जाएगा 108/100, 36/100, और ये आ जाएगा 9/10। देखिए दोस्तों, डेसिमल से जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप HCF या LCM बताते हैं सवाल में, तो आपके 90% चांस है कि आप उस सवाल में गलती करें, ये आपकी गुंजाइश हो सकती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, पहले आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद से सवाल को करने की कोशिश करें, और फिर आप चेक कीजिए कि क्या जो आपने आंसर बताया है और जो यहाँ हमने आपको बताया है, क्या दोनों मैच हो पा रहे हैं। अगर नहीं तो क्यों नहीं हुए, क्या गलती रही, उसको आप फिर वीडियो के माध्यम से जानें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, जब कभी भी आप इस सवाल को सोल्व करेंगे तो यहाँ से इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन बनाने के बाद आपका जो फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये करता है तो आपको काट लेना है, अगर ये करता है तो ये काट लेना है, और कटने के बाद जो आपके फ्रैक्शन आएंगे आप उनका अगर HCF लेंगे या LCM लेंगे, जो भी पूछा गया सवाल में, तो आपका सही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऐसे आंसर लिया तो आपका हो सकता है कि गलत उत्तर आए। फिर दूसरा तरीका क्या है सर, एक तो पता चल गया कि इनको जो करता है, जैसे ये 4 से करते हैं, ये भी 4 से करते काट के, और जो फ्रैक्शन आएंगे फिर उनका HCF ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो सर हम ये तरीका नहीं अपनाना चाहते, तो दूसरा तरीका क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर हैं आप ये चेक करेंगे कि हाईएस्ट जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितनी आई हैं। किसी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो कितनी आई है, जीरो ज़्यादा से ज़्यादा किस डिनोमिनेटर में आई है वो कितनी। तो यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो सबसे ज़्यादा जीरो आई हैं। तो आपके सभी डिनोमिनेटर में हम मैक्सिमम 2 जीरो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी 1 जीरो लगा लेंगे। तो 1 जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। अब आप अगर इनका HCF लेंगे या LCM लेंगे तो आपका गलत आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 108, 36 और 90 का क्या लेंगे, आप LCM लेंगे। तो सॉरी, HCF पूछा गया, HCF लेंगे, है ना, HCF पहले लेंगे और इधर LCM लेंगे। तो इनका जो HCF जो इन तीनों को डिवाइड करे ऐसा नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर 18 से ये कट जाएगा, और 18 से ये भी कट जाएगा, और 18 से ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया, 18 आ गया। 36 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना, तो इसलिए 18 इसका HCF आ गया। LCM क्या होगा, तो LCM 100 का तो LCM 100 ही होगा, और ये आ गया 0.18। अगर आपसे LCM पूछा जाता तो आप ऊपर LCM ले लेते और नीचे HCF ले लेते और सवाल का उत्तर बताते। अभी सवाल का आंसर क्या है, 0.18, यही इस सवाल का उत्तर है। और अब आप चेक कीजिए कि जो आपने आंसर निकाला क्या वो सही है। अब क्यों इस सवाल में अक्सर गलती हो जाती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जब मान लो आपको कोई कहता है कि आप 4 का और 8 का HCF बताएं क्या होगा और LCM बताएं क्या होगा, तो आप कहेंगे सर HCF तो 4 होगा क्योंकि दोनों नंबर 4 से करते हैं, और LCM 8 होगा क्योंकि दोनों नंबर 8 को डिवाइड करते हैं। तो LCM 8 है और HCF 4 है। तो आप कहेंगे सर क्या अगर मैं इसमें 1 जीरो ऊपर और 1 जीरो नीचे लगा लेता हूं तो क्या इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं पड़ेगा। तो अब आप इस सवाल का HCF निकाल लें और LCM निकाल लें, तो आप कहेंगे सर 40 और 8 का अगर मुझे HCF लेना है, HCF तो 40 और 8 का HCF कितना आएगा, 8 दोनों 8 से डिवाइड होते हैं, और 10 और 1 का LCM कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.8। और अगर LCM आपको बताना है
तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा तो 40 आ जाएगा, और एचसीएफ लेना है तो 1 आएगा, तो ये आ गया 40। अब आप बताइए इसके 10 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इनका एचसीएफ तो 4 ही आना चाहिए था, एलसीएम 8 ही आना चाहिए था, जबकि मेरा एचसीएफ 4 आने के बजाय और छोटा हो गया, जबकि एचसीएफ तो बड़े से बड़ा होता है, ये और छोटा हो गया, और एलसीएम छोटे से छोटा होता है, ये और बड़ा हो गया। तो ऐसी क्या गलती रही? गलती ये रही कि हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 1 से। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में आपको मॉडरेट या मॉडिफाई करना है किसी नंबर को, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करके हम इनका एचसीएफ निकालते तो क्या होगा? तो 40 और 80 का एचसीएफ जो होगा वो कितना आएगा दोस्तों? 40, और 10 का 10 कट जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ यही सवाल का उत्तर आ जाएगा? और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 40 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 80, और इनका एचसीएफ कितना आएगा? 10, और कट जाएगा तो क्या 8 ही इसका एलसीएम आ जाएगा? बिल्कुल, मतलब जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम आने थे वही हमारे एचसीएफ और एलसीएम आ जाएंगे। इसका मतलब हमें ये पता चला कभी भी अगर हमें डेसिमल का एचसीएफ या एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉइंट हटाकर 100 लिखने का मतलब क्या होता है दोस्तों? पॉइंट हटाकर 100 लिखने का मतलब क्या होता है? देखिए 1.08 और ये ऐसे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 108/100। ठीक है, जो आप ये डेसिमल हटाकर कहते हैं ना 2 जीरो नीचे लगा दो, ये क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 100 से। इधर भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो इसको खत्म करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक डेसिमल को खत्म करना, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो मुझे यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना चाहिए था, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 आता। इसीलिए अब आपको अगर इतना याद नहीं रखना तो बस इतना याद रखें, जब कभी भी यहाँ से सवाल आए तो जो निचले वाला डिनोमिनेटर है उसकी 0 सेम होनी चाहिए, आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन 9 इस प्रकार है दोस्तों, द रेशियो ऑफ एज मनी टू दैट ऑफ बीज मनी इज 4:5। जो ए का पैसा है और जो बी का पैसा है उसका रेशियो, उसका अनुपात 4:5 है। बी और सी के पैसे का अनुपात 2:3 है। इफ़ ए हैज़ ₹800, यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो ए, बी और सी का कुल धन कितना होगा? तो यहाँ पर बताया गया कि जो ए और बी का पैसा है वो 4:5 के अनुपात में है, और जो बी सी का पैसा है वो 2:3 के अनुपात में है। तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि इस रेशो में और इस रेशो में बी एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों जगह आया है। तो हम क्या करेंगे, जो ये कॉमन व्यक्ति या कॉमन नंबर होता है हम इसको सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है, जो इसका पैसा, वो तो सेम ही रहा होगा, चाहे वो ए के साथ रहे चाहे वो सी के साथ रहे। तो बी की यहाँ पर वैल्यू है 5 और यहाँ पर है 2, तो हम इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई। अगर किसी रेशियो के एक नंबर को आप किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो बाकी उसकी सभी यूनिट भी सेम से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं। तो ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम कह सकते हैं ए 8 आ जाएगा, बी 10 आ जाएगा, दोनों जगह चेक कर सकते हैं, और सी कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से ए, बी और सी की अगर हम यूनिट चेक करें तो कितनी आएगी? 8 और 10 18 और 15 33 यूनिट आएगी दोस्तों। सवाल में दिया किसका है? ए का। ए का पैसा 800 रुपये है, तो ए का मेरे हिसाब से कितना है? 8 है। तो ए की 8 यूनिट, ए की 8 यूनिट बराबर है 800 के, मतलब 8 के बाद 2 जीरो चिपक गई, तो इधर 33 के बाद भी 2 जीरो चिपक जाएगी। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? 3300 रुपीज़। मैं फिर से बताता हूँ, ए बी का रेशियो 4:5 था, बी सी का 2:3 था। तो बी दोनों जगह कॉमन है तो हम इसकी वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ 5 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई। तो बी की वैल्यू आ गई 10, ए की 8, सी की 15,
तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 33 यूनिट इनका टोटल अमाउंट आएगा, जबकि ए का 8 यूनिट है। क्वेश्चन में दिया 800, तो 8 की वैल्यू 800 है, 2 जीरो चिपक गई तो हमारे 33 में भी 2 जीरो चिपक जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 3300 रुपये। यही सवाल का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, इफ x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है ये इसका स्क्वायर है और ये जो टर्म है ये इसका स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं हमें इस सवाल में स्क्वायर करना होगा। तो हम अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 25। तो ये इससे कट जाएगा और ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 23। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आपको इसको ट्रिक से करना है या आपको जल्दी से सवाल पे अप्रोच लगानी है तो क्या होती है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है तो आप इसमें प्लस 2 करेंगे, और अगर आपको प्लस वाली वैल्यू गिवन है तो आप माइनस 2 करेंगे। तो जैसे आपको ये गिवन है तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर और माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 2 23। इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। PQ एंड PR आर 2 टेंजेंट्स ऑफ टू ए सर्कल विद सेंटर O। कि जो PQ है और PR है, PQ और PR वो एक सर्कल की 2 टेंजेंट है और इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों, O। इफ एंगल QPR, अगर एंगल QPR 60 डिग्री है तो एंगल QXR क्या होगा, जहाँ x जो है एक पॉइंट है, कहाँ पर, माइनर आर्क QR ऑफ द सर्कल। तो QR देखो ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, लेकिन जो माइनर का आर्क है मतलब जो छोटी आर्क है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इस पर जो पॉइंट x है, ये जो एंगल बनाता है QXR, आपको ये वाला एंगल बताना कि क्या होगा। तो अगर हम सेंटर को मिला दें किससे, टेंजेंट से, तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट खींचते हैं, आप किसी सर्कल पर मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, और दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। मतलब PQ बराबर होगा PR के। और जो ये सेंटर होता है, अगर हम इसको मिला दें इससे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये आपके 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे, एक जैसे ही होंगे हूबहू। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका बीटा ही होगा। और इस वाले एंगल क्योंकि 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों एंगल और इन दोनों क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो गया दोस्तों, तो 90 90 180 हो गया। तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल O का जो सम होगा वो भी 180 होगा, क्योंकि सभी का 360 डिग्री होता है। 360 में 90 90 180 तो इन्हीं का हो गया Q और R का। तो P और O का जो एंगल बचा वो कितना बचा, 180 डिग्री बचा। तो हम कह सकते हैं हमेशा कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये आपका 120 डिग्री होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। अब दूसरी बात, अगर मान लो मैं कहीं पर भी जो QR मेजर आर्क है, Q और R से मैं इसको मिलाता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप 2 तरह से बता सकते हैं। देखिए, अगर आप कभी भी किसी आर्क से सेंटर पर एंगल बनाते हैं और इसी आर्क से अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट पे सर्कल के बचे हुए भाग पर अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो सेंटर का हमेशा आधा होता है। हमेशा सेंटर का क्या होगा, आधा होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, सर्कल पे बनेगा, उसका डबल सेंटर पर बनेगा, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं।
तो अगर ये 120 है दोस्तों तो इसका आधा होगा यहाँ पर, तो इसका आधा होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। कैसे आएगा 120/2। अच्छा अगर ये 60 है तो ये कितना होगा जो पूछा गया एंगल है, आपको ये प्रॉपर्टी भी याद होगी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर आते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर आते हैं दोस्तों, तो हम इसको एक नाम देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर होगा 180। मतलब इस और इस एंगल का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो अगर ये 60 डिग्री, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, आप इसका नाम दे दीजिए टी, तो क्यू टी आर एक्स, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों वर्टेक्स कहाँ आए हैं, सर्कल पे आए हैं, तो आप कह सकते हैं सर ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों तो आप मुझे बताइए ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 180 में से 60 घटा लो, ये 120 डिग्री होगा। कैसे आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार इस सवाल को समझा देता हूँ। इसमें 2-3 आपकी प्रॉपर्टी लगाई गई है। जब आपका हम सर्कल का सेशन करेंगे तो उसमें आपको टेंजेंट का जब आएगा, उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब आएगा तो उसमें ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज़ और जो थ्योरम्स हैं उनको जानेंगे। देखिए उसने कहा कि दो टेंजेंट हैं पी क्यू और पी आर, उनसे बना एंगल जो है वो 60 डिग्री है और इनका सेंटर ओ है। यदि हम इनके सेंटर को इनसे ज्वाइन कराते हैं तो ये इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 होता है। एक तो आपको ये याद रखना है। तो ये 60 है तो 120 होगा। फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों को एक मेजर आर्क पर एक एंगल बनाया। तो क्यू आर से सेंटर पे बना एंगल और क्यू आर से सर्कल पे बना एंगल हमेशा सेंटर का आधा होता है। तो ये 120 है तो ये 60 होगा। और क्यू एक्स आर टी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें आमने सामने के कोणों का सम हमेशा 180 होता है। तो ये 60 होगा तो दोस्तों ये 120 होगा, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि मीडियन ऑफ 4 2 3 2 3 5 3, कि हमें मतलब मीडियन हमें बतानी है, माध्यिका हिंदी में इसे कहते हैं, माध्यिका हमें बतानी है। तो माध्यिका क्या होती है, आप क्या करेंगे पहले, मीडियन मतलब जो सीरीज होती है नंबर की, वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं आप, चाहे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, उसका जो मिडल नंबर जो होगा वही इस नंबर का मीडियन कहलाएगा, वही सीरीज की मीडियन कहलाएगी। जैसे 4 2 आप क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। एक काम कीजिए, आप इसको असेंडिंग, आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगर आप कभी भूल जाएं तो इससे आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 2 बार तो 2 आया है, फिर 1 2 3 बार आपका 3 आया है, और फिर 4 आया है और 5 आया। तो आप देखेंगे जो मिडिल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथा नंबर जो होगा आपका वो मिडिल नंबर होगा। 3 नंबर इधर से रह गए, 3 नंबर इधर से रह गए, तो जो बीच वाला नंबर होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। बहुत आसान सवाल है। इसमें अगर आपसे मीन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो मीन जो होता है वो क्या होता है, जो भी नंबर आपके आए हैं इन सभी को जोड़कर 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5, इन सब को जोड़कर आप टोटल नंबर से भाग लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका मीन आ जाएगा। अगर इसमें मोड पूछ लिया जाता है दोस्तों, अगर इसमें मोड पूछा जाता है तो मोड क्या होगा, इसमें कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया है, तो 3 ज़्यादा बार आया है तो 3 ही इसका क्या होगा, मोड होगा। अगर इसकी रेंज पूछ ली जाती दोस्तों, रेंज भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो अगर रेंज पूछ ली जाती तो क्या होता, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें से लोवेस्ट आप माइनस कर दीजिए, तो हाईएस्ट है 5, लोवेस्ट है 2, तो आंसर क्या आएगा 3, ये इसकी रेंज आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ लॉग से सवाल आया आपकी बार, इफ़ log 30 की वैल्यू ये है तो log 300 की वैल्यू क्या होगी। तो लॉगरिथम में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ती है दोस्तों, जैसे log a m इंटू n, कि log mn विद बेस a क्या होता है,
जब कभी भी कोई दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनको लिख सकते हैं log m बेस a एंड log n विद बेस a। अगर बेस नहीं है, अगर बेस लगाया है तो ठीक, अगर बेस नहीं है तो उसमें आपका बेस 10 होता है, जो हम कॉमन बेस जिसे हम कहते हैं, कॉमन लोग हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर लोग अगर mn मल्टीप्लाई में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर लोग डिवाइड में है तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log a n। ये जो a है दोस्तों, ये इस log का बेस है, ठीक है। आप ये मानकर चले अभी थोड़ी देर के लिए कि ये है ही नहीं, तो आप बस ये समझ लें कि log mn क्या होता है, log m प्लस log n, और log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। अगर डिवाइड में है तो माइनस, अगर इनटू में है तो प्लस। एक और यहाँ याद रख सकते हैं कि log m की पावर अगर n है तो हम इसको लिख सकते हैं n log के a बेस m, ठीक है। कि जो पावर में अगर कभी ऐसा आता है तो n जो पावर है इसकी ये आगे आ जाएगी और बचा हुआ पार्ट आपका पीछे रह जाएगा। और लोगरिथम जो होता है वो और कुछ नहीं है, वो आपका एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है उसका ही इन्वर्स फॉर्म आपकी लोगरिथम होती है। लोगरिथम इज नथिंग बट एन इन्वर्स फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या मैं log 300, देखिए आपको log 30 की वैल्यू देकर वो क्या समझाना चाहता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को 30 की फॉर्म में तोड़ना चाहता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log, देखिए अगर कोई बेस नहीं है तो मैंने अभी बताया, अगर कभी बेस नहीं है तो हम उसका बेस क्या मान लेते हैं दोस्तों, 10, क्योंकि 10 क्या है, एक कॉमन बेस होता है। तो हमने मान लिया इसका जो बेस है वो 10 है, तो हम इसको तोड़ लेंगे 30 इंटू 10। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 30 इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्लस log 10 10। तो log 30 की हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आप कहेंगे सर 10 तो लगाया नहीं, अगर नहीं लगाया है तो दोस्तों ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 10 ही होगा। तो log 30 की वैल्यू विद बेस 10 जो है वो 1.4971 है। मैं कहता हूँ अभी बेस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए बस। तो ये क्या होगी log 30 1.4971 प्लस, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए आप मुझे बताएं 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। यही चीज मैंने कहा लोगरिथम क्या है, इसका उल्टा है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, log इसका उल्टा है। तो जो log होता है, log में क्या होता है दोस्तों कि जो ये नंबर होता है वो तो यहाँ आ जाता है, जो नंबर होता है वो तो यहाँ आ जाता है, और जो इसका बेस होता है वो बेस में आ जाता है, और ये इधर आ जाता है। जो पावर होती है वो इधर आ जाएगी, जो बेस है वो बेस में आ जाएगा। इसका एक्सपोनेंशियल का बेस लोगरिथम का बेस बन जाएगा, जिसकी पावर है वो इधर इसका नंबर बन जाएगा, और जो इसका नंबर है वो इधर log के साथ आ जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा लिखा है और मान लो ऐसे पूछा गया हो तो आप ये कह सकते हैं इस 2 की पावर 3 क्या होगा, आप कहेंगे सर 8 होगा, तो 8 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे ये बताना है, अगर आपको मान लो ये बताना ये क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 की कितनी पावर 8 होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा। कितना, 3, तो इसका मतलब ये 3 होगा। तो आप मुझे बताइए कि log 10 बेस 10 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 की कितनी पावर, 10 की कितनी पावर 10 होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, है ना। 10 की पावर 1 ही 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इसको 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.4971, यही इस सवाल का सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ साइन ए 3/5 है तो कोस ए क्या होगा। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं दोस्तों वो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं। मैं मान लेता हूँ ये एंगल कितना है, ए है, जिसके बारे में बात की गई है। तो जिस एंगल की आपकी बात की जाती है उसके ठीक अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर, बगल वाली को बेस, और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण, लंब और आधार हम इन्हें कहते हैं। तो साइन जो होता है दोस्तों, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको 3, और हाइपोटेनस कितना गिवन है आपको 5। तो अगर ये 3 गिवन है
और अगर ये 5 गिवन है तो ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको इन तीन में से कोई दो साइड अगर गिवन है दोस्तों, तो तीसरी साइड आप इस वाली थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बेस निकालेंगे तो बेस आपका कितना आ जाएगा 4। आपका यहाँ से बेस आ जाएगा दोस्तों 4, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेस अगर 4 आ गया तो जो कोस होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना आ गया 4 आ जाएगा। बेस कितना आ गया 4, हाइपोटेनस कितना दोस्तों आपका 5। तो आंसर कितना होगा 4/5, 4/5। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है दोस्तों, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कि एक बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का जो परिधि है, आधार की जो परिधि है वो 110 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कहता है कि जो बेलन है दोस्तों उसकी जो सरकमफ्रेंस है ये तो 110 सेंटीमीटर है, हाइट हमें निकालनी है, ये मान लेते हैं इसकी रेडियस है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो चारों तरफ का एरिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना गिवन है दोस्तों 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस होती क्या है दोस्तों 2πr 110 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ से r निकालने बैठ जाएंगे, फिर यहाँ r रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर हाइट निकालेंगे। आप मुझे खुद बताएं ये जो 2πrh है इसमें ये 2πr एक सरकमफ्रेंस ही तो होती है, तो 2πr की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन 110 इंटू हाइट, और हम यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे। कितनी बार जाएगा 40 बार, तो हाइट आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों, इन ए सिंगल थ्रो ए डाई, अगर हम एक सिंगल डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या होगी कि जो नंबर आया है वो 7 से कम है। चलिए पहले आउटकम देखते हैं। जब हम किसी एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर हम थ्रो करते हैं एक डाई को, तो जो उसकी पॉसिबल आउटकम आती है दोस्तों, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगी वो क्या आ सकती हैं। तो आप कहेंगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता। एक डाई पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर छपे होते हैं। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब जो पूछा गया है ना, जो इवेंट है आपका, इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इवेंट जो है वो क्या है प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है किसकी लेस देन 7 की। ये मेरा इवेंट है। इवेंट मतलब जो घटना है जो पूछी गई है, तो मुझे ये बताना कि 7 से कम नंबर आए इसकी संभावना क्या है। तो 7 से कम कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 6 में से 6 ही आ सकते हैं। मेरी जो टोटल आउटकम कितनी है दोस्तों 6 है, तो 6 में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 6 के 6 आ सकते हैं। 6 संभावनाएं हैं, मेरी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 में से 6 आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1 होगी। और क्या पूछ सकता था, अगर मान लो ये पूछ लेता कि किसी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर इवन नंबर पूछा जाता, अगर दोस्तों इवन नंबर पूछा जाता प्रोबेबिलिटी में, तो हम कहते या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यही 3 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 6 में से कोई 3, 1, 2, 3, इन 3 में से कोई भी 1 आ सकता है। तो 3/6 मतलब 1/2 होगी। अगर ओड नंबर पूछ लिया जाता तो आप कहते सर वही या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, तो इन 3 में से कोई भी आ सकता है। टोटल 6 है, तो 6 में से कौन 3, 6 में से कोई भी 1 आ सकता है, लेकिन वो 1 के आने की संभावना 3 है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है, 5 आने की संभावना क्या होगी, तो 1 ही है 5, तो 1/6 होगी। 3 आने की संभावना क्या होगी 1/6, 6 आने की संभावना क्या होगी 1/6, है ना 1/6, और
लेस देन 4 आने की संभावना क्या होगी, तो 1 2 3 3/6। लेस देन 5 आने की संभावना क्या होगी, 1 2 3 4 4/6 मतलब 2/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपका प्रोबेबिलिटी से ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, आपको ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे पिछले वाला सवाल था, उसमें एक डाई को फेंका गया था, तो उसकी पॉसिबल आउटकम क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है 8 आने की संभावना क्या है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो क्या उसकी कोई संभावना बनेगी, नहीं बनेगी, तो उसकी संभावना क्या होगी, 0। तो इस सवाल का भी आंसर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, 0। एक इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। जैसे अगर कोई कल को आपसे ये सवाल पूछ ले कि जो सूर्य है उसकी पश्चिम से उगने की संभावना क्या है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन टू राइज इन द वेस्ट, तो आप कहेंगे सर उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि सन कभी भी वेस्ट से नहीं राइज होता है, वो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 19 की ओर आते हैं दोस्तों। 2 poles of length 5 मीटर एंड 8 मीटर आर फिक्स्ड वर्टिकली टू द ग्राउंड, कि 2 पोल हैं जो 8 मीटर और 5 मीटर है, वो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है। एक ग्राउंड में, एक मैदान में वो फिक्स है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम्स इज 4 मीटर, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो 4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इनके टॉप मान लो ये ए है और ये बी है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए अगर 4 मीटर है तो अगर इसको इससे मिलाएं हॉरिजॉन्टली, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। वर्टिकल लाइन है तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, और ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा ये। और अगर ये 5 मीटर है, ये 8 मीटर थी, ये 5 मीटर है, तो ये बची हुई 3 मीटर होगी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, जिसमें परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये आपका क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं ये आपका सर 5 मीटर आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 5 होता है, सॉरी 25 होता है, 5 का होता है, तो आंसर होगा 5 मीटर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, ये आपका मैट्रिक्स से पूछा गया सवाल है दोस्तों, कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज 3 2। तो ये मैंने यहाँ पर पहले ही लगा दिया है कि जो ऑर्डर होता है दोस्तों, वो ऑर्डर रो बाय कॉलम में लिखा जाता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। तो इसमें रो 3 और कॉलम 2 रहे होंगे। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 5/2। देन ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज क्या होगा। देखिए पहले आप 2-4 बातें सीख लीजिए कि जो ए, अब मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम रहे होंगे, तो मान लेते हैं A B C D E F। आप देखेंगे कि 3 तो रो हो गई हमारी और 2 कॉलम हो गए। इसी तरह से अगर B की बात करें तो 5/2 का, अब ये कितने का ऑर्डर था, 3/2 का, और अब मुझे बताना 5/2 का। तो 5/2 में मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। हम कह सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 रो हो गई, 1 और 2 कॉलम हो गए। ये हमारा ऑर्डर आ गया कितना, 5/2 का। अगर मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है यहाँ से दोस्तों, ए ट्रांसपोज, आप ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है तो वो क्या होता है, इसके ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, कि जो कॉलम होता है वो उसका रो बन जाता है, जो कॉलम होता है वो उसका रो बन जाता है। तो ऐसा अगर होगा कि कॉलम रो बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगी, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके ऑर्डर ही बदल जाएंगे, रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 × 3 आएगा। आप चेक कर सकते हो, देखिए ACE ये जो कॉलम है ये अब रो बन जाएगा ACE। अब ये जो कॉलम है BDF ये रो बन जाएगा BDF। तो आप देख पाएंगे 1 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको बी ट्रांसपोज निकालना है तो ये आपका किस ऑर्डर में आएगा, 2/5 इस ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि ए मैट्रिक्स में ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। जो भी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसका उल्टा ऑर्डर उसके ट्रांसपोज का होता है। अब मुझे बताना है ए बी।
अब ए बी मुझे मैट्रिक्स बतानी है, तो देखो ए ये रहा, बी ये रहा, तो जो ए बी की मैट्रिक्स बन के आएगी दोस्तों, उसमें फर्स्ट रो बाय लास्ट कॉलम का ऑर्डर बन के आता है। जो ये ऑर्डर आएगा दोस्तों आपका वो इस प्रकार आएगा कि जैसे ए 3/2 ऑर्डर में था और बी 5/2 ऑर्डर में था। क्या कुछ इसी प्रकार था, 3/2 5/2, तो 3/2 5/2। तो जो ए का ऑर्डर है उसकी फर्स्ट रो और जो बी का ऑर्डर है उसका लास्ट कॉलम जो होगा वही इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वही ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ए बी ट्रांसपोज का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको पलट 2/3। ये इस सवाल का उत्तर है, ये इसका उत्तर है। आप ए बी ट्रांसपोज ऐसे भी निकाल सकते हो, ए बी का जो ट्रांसपोज है आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जो ए बी ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो होगा दोस्तों वो बी का ऑर्डर कितना था 5/2, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 2/5, 2/5 और ए का कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ए बी ट्रांसपोज बना देगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो सवाल का उत्तर क्या होगा 2/3 इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है दोस्तों, ये आपका बोर्ड मास से सवाल आया है सिंप्लीफिकेशन से। तो बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए और बाहर देशों में इसे पैड मास भी बोलते हैं। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन ये एक क्रम होता है जिसमें जो डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है वो दोनों को एक साथ सोल्व किया जा सकता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक साथ सोल्व किया जा सकता है। लेकिन ब्रैकेट ऑफ को एक क्रम से करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, उसके बाद इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है जैसे पावर में जो होता है उनको सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा उनको दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस वाले सवाल में हम कहेंगे कि प्लस माइनस से पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब सिर्फ प्लस माइनस बचा है तो हमें इन दोनों को ही सोल्व करना होगा। कायदा तो ये कहता है, नियम तो ये कहता है कि आप लेफ्ट टू राइट चले। जब सिर्फ और सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई बच जाए तो भी लेफ्ट टू राइट, या सिर्फ प्लस या माइनस ही बच जाए तो लेफ्ट टू राइट। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस है फिर तो हमें पहले उनको सोल्व करना पड़ेगा, इनको सोल्व करने के लिए हमें बाद में आना पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस में बचा है तो मैं कहता हूँ आप किसी को भी पहले आगे पीछे सोल्व कर ले, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि 6 को भाग करें 3 से और 4 - 2 तो क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 2, ये 3, ये डिवाइड बाई 6। अब ब्रैकेट हमारी सोल्व हो गई है, जब हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दो ही साइन हमारे पास है। और मैंने कहा जब सिर्फ यही दो साइन होते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हम इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। या तो सारे के सारे साइन डिवाइड के हों तो भी एक साथ सोल्व कर सकते हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई के तो भी एक साथ सोल्व कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो भी एक साथ सोल्व कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ डिवाइड का साइन होगा, जहाँ जहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो जहाँ जहाँ डिवाइड का साइन होगा हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। और आपको पता है जब डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाते हैं तो उसके साथ वाले नंबर को हम पलट देते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 2 = 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये सेशन भी समझ में आया होगा। और अगर आपको सारा सेशन सही से समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे इसके लिए ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, लाइक करना ज़रूरी नहीं, आप कमेंट में मुझे सिर्फ बोल कर भी बता सकते हैं, शेयर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और मैं खुद की संतुष्टि के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और कैमरा से मुझे थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि ये भी मैं इसका हैबिचुअल हो जाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें और जितना भी मैंने एक्सपेक्ट आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आप खुश रहें, ऐसे हंसते खिलखिलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।